सुपरमैन की कजिन पृथ्वी पर गिरती है। अपनी पावर्स डेवलप करने के बाद वह अपने जेनेटिक क्लोन और एक डेंजरस पैरासाइट्स को अट्रैक्टेड कर लेती है, जो उसकी बुरी प्रवृत्ति को उजागर कर उसे एक सुपर विलेन बना देता है। आज हम 2015 में शुरू हुई सीरीज सुपरगर्ल की कहानी बताने वाले हैं। 22 ईयर्स पहले जब क्रिप्टॉन प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के कगार पर था, तब सुपरमैन के पेरेंट्स ने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसी दिन कारा जोरेल को भी अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए धरती पर भेजा गया था। अपने पेरेंट्स को अलविदा कहकर कारा अपनी यात्रा पर निकली, लेकिन प्लैनेट के विस्फोट के कारण उसकी कैप्सूल रास्ते से भटक गई और वह फैंटम जॉन नामक अंतरिक्ष के हिस्से में फंस गई, जहां समय रुक जाता है। वहां वह 24 साल तक सोती रही, जब तक कि किसी तरह धरती तक नहीं पहुंच गई। हालांकि 20-24 साल बीत चुके थे, लेकिन जब कारा धरती पर पहुंची तब भी वह 13 साल की बच्ची थी। उसने जल्दी ही जाना कि इस दौरान कालेल बड़ा हो चुका है और सुपरमैन के रूप में दुनिया के सामने आ चुका है। डैनवर्स परिवार ने उसे अपने घर में प्यार से अपनाया। इस परिवार की एक बेटी एलेक्स भी थी, जिसने कारा को उसकी न्यू पावर्स को समझने और इस्तेमाल करने में मदद की। कुछ सालों बाद जब कारा अडल्ट हुई तो उसने सोचा कि उसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि ब्रह्मांड को एक और सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद उसने कैटको नाम की एक बड़ी मीडिया कंपनी में नौकरी कर ली, जिसकी मालिक कैट ग्रांट थी। उस सुबह कारा की मुलाकात जिमी ऑल्सन से हुई, जो डेली प्लैनेट में फोटोग्राफर के रूप में काम करता था। उसने कारा को सुपरमैन की एक फोटो गिफ्ट में दी। काम के दिन के अंत में कारा से उसकी बहन एलेक्स मिलने आती है, जो जिनेवा के लिए उड़ान भरने वाली होती है। उसी समय खबर में बताया जाता है कि जिनेवा जा रहे एक विमान की टरबाइन खराब हो गई है और वह तेजी से नीचे गिर रहा है। जब कारा को पता चलता है कि एलेक्स खतरे में है, तो वह बिना समय गंवाए अपनी पावर्स का यूज कर उसे बचाने के लिए उड़ान भरती है। सुपरगर्ल अपनी अमेजिंग स्ट्रेंथ का यूज कर प्लेन को कंट्रोल करती है और उसे समुद्र की ओर ले जाती है। इस ब्रेव एक्ट के बाद अगली सुबह कारा को पता चलता है कि उसकी पिक्चर सभी अखबारों में छपी है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह ऑफिस में खुद को अनदेखा रखने की कोशिश करती है। अपनी पावर्स के बारे में किसी से बात करने के लिए बेताब कारा अपने सबसे अच्छे दोस्त विन को छत पर बुलाती है और उससे अपनी सुपर पावर्स का खुलासा करती है। जब विन को पता चलता है कि उसकी कॉलीग एक हीरो है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसके लिए एक सुपर हीरो यूनिफॉर्म बनाने और नेशनल सिटी में क्राइम्स की इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। एक दिन कारा को क्राइम सीन की जानकारी मिलती है। वह मौके पर पहुंचती है और पुलिस की मदद करते हुए क्रिमिनल्स को हराती है, साथ ही पोटेंशियल विक्टिम्स को बचाती है। लेकिन एक रात जब वह एक कॉल का जवाब दे रही होती है, तो उसे एक जाल में फंसा लिया जाता है और क्रिप्टोनाइट से बने तीरों से घायल कर दिया जाता है। होश में आने पर कारा हेनक हेंशो से मिलती है, जो उसकी बहन का कॉलीग है। एलेक्स वहां आती है और कारा को बचाती है। हालांकि कारा को यह जानकर निराशा होती है कि हेनक, जिन पर वह भरोसा करती थी, डीओ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं। उस रात सुपरगर्ल को पता चलता है कि डीओ को धरती को एलियन इन्वेजन से बचाने के लिए बनाया गया था। हेनक बताते हैं कि जब कारा धरती पर आई थी, तो वह फोर्ट रॉस नामक एक जेल भी साथ लाई थी, जिसे क्रिप्टोन के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था। जब फोर्ट रॉस जेल धरती पर गिरा, तो जेल में कैद एलियन कैदी भाग गए और 1 दशक से अधिक समय तक छिपे रहे। हाल के सालों में उनमें से कई, जो कभी कारा के साथ उसी जेल में थे, बाहर आने लगे। कारा इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन हेनक का मानना है कि कारा अभी सुपर हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है और उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की सलाह देते हैं। इससे कारा हताश हो जाती है और वापस लौट जाती है। वह अपनी सुपरगर्ल के रोल को छोड़ने का मन बना लेती है, लेकिन तभी उसे फोर्ट रॉस के एक कैदी से मैसेज मिलता है। कारा तय करती है कि वह उससे मिलने जाएगी। वहां पहुंचने पर कारा को धोखा दिया जाता है और वह पाती है कि वॉरटॉक्स उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि वह कारा की माँ अल्लूरा से नाराज है, जिन्होंने उसे जेल भेजा था। लड़ाई के दौरान सुपरगर्ल को कड़ी चोटें लगती हैं और वॉरटॉक्स उसे कमतर आंकता है। वह कहता है कि कारा सिर्फ सुपरमैन की सस्ती नकल है। जैसे ही वॉरटॉक्स उसे खत्म करने वाला होता है, एलेक्स और डीओ एजेंट्स समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन वॉरटॉक्स भागने में सक्सेस हो जाता है। अपनी बहन की मदद से कारा हेनक को समझाने में सफल हो जाती है
कि वह अपनी पावर्स का यूज ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के लिए कर सकती है। खुद को साबित करने के लिए उसे वॉरटॉक्स को रोकना होगा, जो पास के शहर पर हमला करने का प्लान बना रहा है। दुश्मन का सामना करने के बाद कारा उसके ट्रक को नष्ट कर देती है और उससे भिड़ जाती है। वॉरटॉक्स अपनी कुल्हाड़ी का यूज कारा को खत्म करने के लिए करता है, लेकिन सुपरगर्ल कुल्हाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है और अपनी हीट विजन से उसे खत्म कर देती है। हार का एहसास होने पर वॉरटॉक्स अपनी कुल्हाड़ी के टुकड़े से खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि वह इंसानों द्वारा पकड़ा जाना नहीं चाहता था। अगले दिन कारा नॉर्मल लाइफ जीती रहती है और उसे पता चलता है कि जिमी ओल्सन उसकी असली पहचान जानता है। जिमी, जो सुपरमैन का दोस्त है, उसे सुपरमैन द्वारा भेजा गया था ताकि वह कारा पर नजर रख सके और उसे एक गिफ्ट दे सके। जब कारा को पता चलता है कि काल-एल सुपरमैन ने सुपर हीरो बनने के उसके डिसीजन का सपोर्ट किया है, तो वह अपने लक को अपनाने का फैसला करती है। वह वादा करती है कि वह नेशनल सिटी के निवासियों की रक्षा करेगी। उसी दोपहर जब उसे पता चलता है कि एक बस दुर्घटना हुई है, तो सुपरगर्ल तुरंत विक्टिम्स की मदद करने के लिए पहुंचती है। वह बस ड्राइवर को मलबे से बाहर निकालने में मदद करती है। बचाव के बाद कारा पर सुपरमैन के पुराने दुश्मन रिएक्ट्रॉन द्वारा हमला किया जाता है। रिएक्ट्रॉन, जो सुपरगर्ल और काल-एल के रिश्ते को जानता है, उसे खत्म करने की धमकी देता है ताकि वह सुपरमैन को तकलीफ दे सके। रिएक्ट्रॉन के न्यूक्लियर एनर्जी के हमलों से घायल होने के बावजूद कारा एक व्हीकल के दरवाजे का इस्तेमाल ढाल के रूप में करती है और अपने दुश्मन पर पलटवार करती है। जब रिएक्ट्रॉन को एहसास होता है कि उसकी ड्रेस डैमेज्ड हो गई है, तो वह भाग जाता है। कारा डीओ की मदद से उसे खोजने का अटेम्प्ट करती है, लेकिन क्योंकि रिएक्ट्रॉन इंसान है और उसने कोई एलियन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, हैनक का कहना है कि यह मामला उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सुपरगर्ल डिसाइड करती है कि वह इस दुश्मन का सामना अकेले करेगी और विन और जिमी की मदद से क्रिमिनल का ठिकाना ढूंढने की प्लानिंग बनाती है। लड़ाई में अपने दस्ताने नष्ट हो जाने के बाद रिएक्ट्रॉन लॉर्ड टेक्नोलॉजीज के हेडक्वार्टर्स में घुसपैठ करता है और मैक्सवेल लॉर्ड को बंधक बनाकर अपने सूट की मरम्मत करने के लिए मजबूर करता है। कारा को इस हमले की जानकारी मिलती है और वह जल्दी से तैयार होती है। एलेक्स भी अपनी बहन की टीम में शामिल होकर विलेन का पता लगाने में मदद करती है। कबाड़ खाने में जहां रिएक्ट्रॉन छिपा हुआ है, सुपरगर्ल खोजबीन शुरू करती है और बंधक बने बिजनेसमैन को ढूंढ लेती है। अचानक रिएक्ट्रॉन अपीयर्स होता है और अपनी नई न्यूक्लियर एनर्जी ब्लास्ट से सुपरगर्ल पर हमला करता है, क्योंकि मैक्सवेल ने उसका सूट ठीक कर दिया है। असल में इस आदमी का नाम बेन है और वह बेकर लाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में काम करता था। 5 साल पहले क्रिमिनल्स के एक ग्रुप ने एक न्यूक्लियर डिजास्टर का अटेम्प्ट किया, लेकिन सुपरमैन ने उन्हें रोक दिया। हालांकि उस दिन बेन की वाइफ एलिसा, जो स्टेशन पर इंजीनियर थी, रेडिएशन के कारण मारी गई। तब से बेन ने सुपरमैन के प्रति गहरी नफरत पाल ली है और उसे भी किसी अपने को खोने का दर्द महसूस कराना चाहता है। जब कारा लगभग हारने वाली होती है, तो उसका चचेरा भाई सुपरमैन उसे बचाने के लिए आ जाता है और रिएक्ट्रॉन को दूर ले जाता है। उस वीक के अंत में कैटको के सभी एम्प्लॉई एक पार्टी में इनवाइटेड होते हैं। कारा जिमी के साथ डांस कर रही होती है, तभी बेन फिर से आ जाता है। वह मैक्सवेल को मारने वाला होता है, लेकिन सुपरगर्ल समय पर आकर उसे दूसरी बार बचा लेती है। लड़ाई के दौरान कारा अपने दुश्मन के हमले को चकमा देती है, लेकिन बिल्डिंग की छत को सहारा देने वाला एक खंभा गिर जाता है। सुपरगर्ल विन को बचाने के लिए दौड़ती है, जो लगभग खंभे के नीचे कुचल जाता है, जबकि जिमी दुश्मन का ध्यान भटकाता है। इसके बाद कारा अपने हाथ को लिक्विड लीड में डुबोकर रिएक्ट्रॉन के पास जाती है और उसके सूट को एनर्जी देने वाले कोर को हटा देती है। इस तरह वह रेडिएशन को कंट्रोल करती है और बेन को जेल भेज देती है। एक और मिशन सक्सेसफुली पूरा करने के बाद सुपरगर्ल शहर में उड़कर खुद को काल्म करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी सुपर हियरिंग के जरिए उसे एक सड़क कंट्रोवर्सी की आवाज सुनाई देती है। 2 लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे होते हैं और जैसे ही वे बच्चों के एक ग्रुप के पास पहुंचते हैं, कारा समय पर वहां पहुंच जाती है। अपनी अमेजिंग स्ट्रेंथ से वह दोनों व्हीकल्स को अपने नंगे हाथों से रोक लेती है। हालांकि एक ड्राइवर, जो अचानक रुकने से घायल हो गया था, गुस्से में सुपरगर्ल पर हमला करने की कोशिश करता है। सुपरगर्ल उसके मुक्के को मोड़ देती है और यह इंसिडेंट मीडिया में छा जाती है। हैंक द्वारा अपने गुस्से पर काबू न पाने के लिए डांटे जाने के बाद कारा को DPODEO हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जनरल लेन से होती है। जनरल
सुपरगर्ल से एक नई मशीन रेड टॉर्नेडो की इन्वेस्टिगेट में मदद करने को कहते हैं, जिसे एक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट के रूप में बनाया गया है। जैसे ही मुकाबला शुरू होने वाला होता है, जनरल अपने आदमियों को एंड्रॉइड चालू करने का ऑर्डर देते हैं। लड़ाई की शुरुआत में ही यह मशीन अपनी ताकत दिखाती है। सिर्फ अपने हाथों की स्पीड से यह एक बवंडर जनरेट्स करता है जो सुपरगर्ल को दूर फेंक देता है। इस पल कारा समझ जाती है कि दुश्मन के पास पहुंचना आसान नहीं होगा। वह जमीन के नीचे से हमला करने का डिसीजन लेती है। रेड टॉर्नेडो को गिराने के बाद सुपरगर्ल जोरदार हमले करती है और मशीन के सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाती है। जब डॉक्टर मारो देखते हैं कि मशीन डिस्ट्रॉयड होने वाली है, तो वह टेस्ट रोकने का ऑर्डर देते हैं और एलेक्स अपनी बहन से हमले को रोकने की डिमांड करती है, लेकिन खुद को और दूसरों को यह साबित करने की चाहत में कि वह अपने चचेरे भाई सुपरमैन जितनी ताकतवर है, सुपरगर्ल मशीन का हाथ उखाड़ देती है। इस हमले के बाद एंड्रॉइड इमरजेंसी सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड एक्टिवेट करता है और भाग जाता है। भागने के बाद मशीन स्टील्थ मोड चालू कर देती है और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। अपनी अरबों डॉलर की मशीन के गायब होने पर जनरल लेन गुस्से में आ जाते हैं और डॉक्टर मारो को नौकरी से निकालने की अनाउंसमेंट करते हैं। शाम को जनरल अपनी बेटी लूसी लेन और उसके बॉयफ्रेंड जिमी के साथ डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, रेड टॉर्नेडो अपीयर होता है और लूसी पर हमला करता है। जब जनरल लेन पर हमला होने वाला होता है, सुपरगर्ल वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेती है। इस पल एंड्रॉइड अपने शरीर के चारों ओर एक बवंडर जनरेट्स करता है। इस बवंडर को शहर को नष्ट करते देख कारा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, शहरवासियों को बचाना। वह तेज स्पीड से बवंडर के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ान भरती है और नेशनल सिटी को एक बड़ी तबाही से बचा लेती है। एलेक्स को शक होता है कि रेड टॉर्नेडो के पीछे कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है। वह मैक्सवेल की मदद लेती है और पता चलता है कि डॉक्टर मारो एंड्रॉइड को कंट्रोल कर रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलने के बाद सुपरगर्ल को एक नया टारगेट मिल जाता है। वह अपने दोस्तों की मदद से डॉक्टर मारो को ढूंढने की प्लानिंग बनाती है, जबकि एलेक्स साइंटिस्ट को खोजने जाती है। कारा एंड्रॉइड को रोकने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक नई लड़ाई शुरू होती है। एंड्रॉइड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इंटरफेस से कंट्रोल हो रहा है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, डॉक्टर मारो को खत्म करना। एलेक्स इस बड़े डिसीजन को लेने में समय नहीं लगाती और लड़ाई के दौरान वह साइंटिस्ट पर गोली चलाकर उसके न्यूरल फंक्शन को बंद कर देती है। इस तरह मशीन और उसके मैन्युफैक्चरर के बीच का कांटेक्ट टूट जाता है और रेड टॉर्नेडो फिर से सिर्फ एक रोबोट बन जाता है। हालांकि उम्मीद के उलट एंड्रॉइड एक सेंटिएंट बीइंग में बदल जाता है और कारा पर हमला जारी रखता है। मशीन को अपनी ओर आते देख सुपरगर्ल उसे हराने के लिए अपनी हीट विजन का यूज करती है। जब रोबोट लगभग खत्म होने वाला होता है, सुपरगर्ल और ज्यादा ताकत से हमला करती है। इस गुस्से भरे हमले के बाद रेड टॉर्नेडो फट जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई की एक बड़ी कीमत कारा को चुकानी पड़ती है। एंड्रॉइड पर आखिरी हमला करने से उसके शरीर की सारी सोलर एनर्जी खत्म हो जाती है और अब वह किसी आम इंसान की तरह कमजोर हो गई है। हालांकि जब उसकी सेल्स इनफ सोलर रेडिएशन सोख लेंगी, तब उसके पावर्स वापस आ जाएंगी। तब तक सुपरगर्ल को सेफ और किसी भी बाहरी खतरे से दूर रहना होगा। उसी दिन एजेंट्स फोर्ट रॉज के एक कैदी को पकड़ते हैं। जेम नामक यह एलियन साइकिक पावर्स रखता है जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्लोजेट न्यूरल शील्ड से ढकी हुई है। हालांकि जब नेशनल सिटी में भूकंप आता है तो जेम भागने में कामयाब हो जाता है। हैंक सभी रास्तों को बंद करने का ऑर्डर देते हैं और एजेंट्स न्यूरल इनहिबिटर्स लगाते हैं ताकि जेम उनके दिमाग को कंट्रोल ना कर सके। डायरेक्टर हैंक और आर्म्ड सोल्जर्स की एक टीम फरार कैदी का पीछा करती है, लेकिन जेम उन्हें हरा देता है। एलेक्स और डोनोवन इस सिचुएशन को संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि डोनोवन समय पर न्यूरल इनहिबिटर नहीं लगा पाता और जेम उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अपने साथी को कंट्रोल खोते हुए देखकर एलेक्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैंक उसे एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। इस बीच जेम डोनोवन के कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करके जेलर से कांटेक्ट करता है और धमकी देता है कि वह सभी कैदियों को रिहा कर देगा। अपने बॉस की कुछ झूठी बातों का पता चलने के बाद एलेक्स हैंक को हथकड़ी लगा देती है और अकेले ही एलियन का सामना करने जाती है। हालांकि जैसा कि उसने सोचा था, एक बंदूक जेम को रोकने के लिए इनफ नहीं है। वह कई गोलियों के बाद भी खड़ा रहता है और लड़ाई जारी रखता है।
जैसे ही एजेंट को खत्म किया जाने वाला होता है, हैंक वहां आकर फरार एलियन से मुकाबला शुरू कर देते हैं। बिना किसी हथियार के भी डायरेक्टर उस एलियन को हराकर खत्म कर देते हैं। इस बीच भूकंप की वजह से कुछ कैटकॉ के एम्प्लॉय लिफ्ट में फंस जाते हैं और जिमी उन्हें बचाने के लिए केबल्स पर चढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश में वह गिरने लगता है। तभी कारा कूदकर उसे बचा लेती है। इसी दौरान सुपरगर्ल को एहसास होता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। जिमी को बचाने के बाद वह शहर में उड़ान भरते हुए अर्थक्वेक विक्टिम्स की मदद करती है। दूसरी ओर एलेक्स अपने बॉस को एक मीटिंग में बुलाती है और पूछती है कि वह हथकड़ी से कैसे बाहर निकला और जेम को अकेले कैसे हराया। इस पर हैंक सच्चाई बताते हैं कि वह भी कारा की तरह एक एलियन रेफ्यूजीज हैं। हैंक बताते हैं कि वह अपने प्लैनेट के इकलौते जिंदा व्यक्ति हैं और अपनी असली एलियन पहचान रिवील करते हैं। वह एक शिफ्टर है जो अपनी रूप रंग बदलने की कैपेसिटी का यूज करके कई बार खुद को छिपा चुके हैं। अगले हफ्ते सीनेटर क्रेन नेशनल सिटी का दौरा करती है और एलियंस के खिलाफ एक स्पीच देती है। उसी दिन जब वह भीड़ को समझा रही होती है कि एलियंस खतरनाक और इनक्रेडिबल हैं, कुछ राक्षस अपीयर होकर जनता पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हमला होते देख हैंक और उनके डीओ एजेंट्स कार्रवाई में जुट जाते हैं, लेकिन वे अटैकर बहुत तेज होते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं। तभी सुपरगर्ल वहां पहुंचती है और सीनेटर को बचाने में कामयाब रहती है, इससे पहले कि एलियन उसे खत्म कर पाते। सीनेटर की सिक्योरिटी के लिए हैंक उसे डीओ हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, लेकिन क्रेन को शक होने लगता है कि कारा और डीओ एजेंट्स ने इस हमले को झूठा रचाकर उनके कैंपेन को खराब करने की कोशिश की है। सीनेटर को सेव करने के बाद डायरेक्टर हैंक खुलासा करते हैं कि हमला करने वाला प्राणी असल में एक व्हाइट मार्शियन है। हैंक बताते हैं कि यह राक्षस और उसके जैसे अदर प्राणी उनके प्लैनेट ग्रीन मार्शियंस को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। बातचीत के दौरान हैंक बताते हैं कि हालांकि उस प्राणी ने सीनेटर पर हमला किया था, लेकिन वह असल में उन्हें खत्म करने के लिए नेशनल सिटी आया था। अगर हैंक अपनी असली पहचान रिवील करते हैं तो वह प्राणी सीनेटर और डीओ एजेंट्स को खत्म कर सकता है। हैंक को अपनी पावर्स का यूज करते हुए यह पता चलता है कि एलियंस एक दूसरे की मौजूदगी को पहचान सकते हैं, क्योंकि मार्शियंस के पास यह क्षमता होती है। इस पर कारा खुद से जांच करने का फैसला करती है और जिमी की मदद से यह पता लगाती है कि सीनेटर क्रेन असल में वही सफेद मार्शियन है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला किया था। जब कारा ने यह खबर अपनी बहन को दी तो उसने बताया कि वह हेडक्वार्टर्स जा रही है, लेकिन एलेक्स ने खुद ही एक्शन लेने का डिसीजन लिया। जब सीनेटर की असल पहचान का खुलासा होता है तो वह हमला शुरू कर देती है। जब वह महसूस करती है कि वह गिरी हुई है तो वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच नहीं पाती। लेकिन जैसे ही क्रेन और उसके जैसे अदर क्रीचर्स भागने वाले होते हैं, सुपरगर्ल वहां पहुंच जाती है और हमला करती है। हालांकि वह पहले कभी इतने पावरफुल एलियन से नहीं लड़ी थी। किसी तरह सीनेटर भाग जाता है। अपने दुश्मन के टिश्यू का एक सैंपल ढूंढने के बाद हैंक सफेद मार्शियन का स्थान पता कर लेते हैं। सीवर में चलने के दौरान उन्हें असली सीनेटर क्रेन मिलती है और वह उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जबकि एलेक्स और उसकी टीम उस क्रीचर का सामना करती है। सभी एजेंट्स को खत्म करने के बाद सफेद मार्शियन एलेक्स को बंदी बना लेता है और उससे यह जानने की कोशिश करता है कि उसके एसोसिएट्स में से कौन ग्रीन मार्शियन है। जब हैंक को यह पता चलता है कि उसकी दोस्त को बंदी बना लिया गया है तो उसे मजबूरन खुद को उजागर करना पड़ता है और वह अपने दुश्मन से मिलने के लिए रेगिस्तान में जाता है। जब डायरेक्टर खत्म होने वाले होते हैं तो सुपरगर्ल आकर उनकी मदद करती है और दोनों मिलकर एलियन से लड़ने लगते हैं। हालांकि सफेद मार्शियन बड़ा और मजबूत है, लेकिन वह अकेले अपने ओपोनेंट्स को नहीं हरा पाता। अपने सबसे बड़े दुश्मन को नशा कर देख हैंक एक क्रिप्टोनाइट हैंडकफ का यूज करके कारा को यह बताता है कि वह इस क्रीचर को खत्म करने से उसे नहीं रोक सकती। हालांकि सुपरगर्ल अपने दोस्त को समझाने में कामयाब हो जाती है और वह उसे उन राक्षसों से मुकाबला करने से रोकने की कोशिश करती है जिन्होंने उसकी फैमिली को खत्म किया था। इस तरह सीनेटर क्रेन की नकल को बंदी बना लिया जाता है। अपनी सेल में सफेद मार्शियन यह दावा करता है कि उसके जैसे लाखों मार्शियंस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और वे जल्द ही उसे बचाने के लिए आएंगे। उस रात जब कारा अपनी बहन के साथ टीवी देख रही होती है तो वह यह देखती है कि एक दूसरी सुपरगर्ल शहर को बचा रही है और वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि यह उसका एक ऑर्गेनिक क्लोन है जो असली सुपरगर्ल की जगह लेगा।
और उसे अपने कंट्रोल में करने का इरादा रखता है। उस रात जब कारा अपने बॉस के बेटे के साथ डेट पर होती है, वह अपनी क्लोन द्वारा पकड़ ली जाती है और दोनों के बीच एक घमासान शुरू हो जाता है। जब कारा दूसरी वर्जन को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब एक गलत फहमी है, तो दूसरी क्लोन हमला करती है। कारा को अपनी रक्षा के लिए अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एलेक्स आती है और DYO एजेंट्स को सुपरगर्ल के क्लोन पर हमला करने का ऑर्डर देती है। क्रिप्टोनाइट ब्लास्ट से मारी गई कारा की क्लोन का शरीर खराब होने लगता है और वह एक राक्षस में बदल जाती है। उस वक्त में क्रीचर भागने का डिसीजन लेता है और कारा को यह एहसास होता है कि मैक्सवेल लॉर्ड को उसकी असली पहचान का पता चल चुका है और उसने उसकी सस्ती कॉपी को उसके पीछे भेजा था। अपनी बहन के राज को उजागर होने से बचाने के लिए एलेक्स एक जोखिमपूर्ण डिसीजन लेती है और मैक्सवेल को DYO के बेस में लाने के लिए एक खोजी पार्टी भेजती है। इस बीच बीसारा, जैसा कि DIO द्वारा उसे प्यार से पुकारा जाता है, जिमी को पकड़ लेती है ताकि वह सुपरगर्ल का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। मैक्सवेल की मदद से एलेक्स एक कंपाउंड बनाती है जो बीसारा के DNA में बदलावों को उलट सकता है। इसी दौरान सुपरगर्ल जिमी की मदद के लिए आती है और दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कंपाउंड से बीसारा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में बीसारा कारा से माफी मांगती है। इस समय सुपरगर्ल को एहसास होता है कि वह क्लोन एक अच्छी इंसान है और जो कुछ भी बुरा उसने किया था वह मैक्सवेल के इफेक्ट के कारण था। यह समझकर कि बीसारा जिंदा नहीं रहेगी, कारा उसके आखिरी समय में उसके पास रहने का डिसीजन लेती है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी मौत तक उसके साथ रहती है। उस रात जब कारा अपने घर लौटती है, एक एलियन द्वारा हमला किया जाता है और उसे गहरी नींद में फंसा लिया जाता है, जहां वह अपने प्लैनेट क्रिप्टन के बारे में सपने देखती है। कुछ घंटे बाद सुपरगर्ल को उसकी बहन और दोस्तों द्वारा ढूंढा जाता है और उन्हें D.EO हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। जब वे कारा को ब्लैक मर्सी को निकालने की कोशिश करते हैं तो एलेक्स को पता चलता है कि इस एलियन का एक सिम्बायोटिक डिफेंस सिस्टम है। अगर इसे फोर्स से निकाला गया तो यह क्रिएचर अपने होस्ट को खत्म कर सकता है। इस बीच जब उसके दोस्त कारा को बचाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, कारा अपनी ही मानसिक दुनिया में संकट में होती है। वह चाहती है कि सब कुछ असली हो, लेकिन उसे यह पता है कि उसकी माँ और उसका पूरा ग्रह नष्ट हो चुका है। अपने चारों ओर देखकर सुपरगर्ल यह कंक्लूजन पर पहुंचती है कि कोई उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी यादों का यूज कर रहा है और वह इस इफेक्ट से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। वही जब एलेक्स को एहसास होता है कि कारा को बचाने का एक सिर्फ तरीका यह है कि वह उस फैंटेसी को नकारे, तो एलेक्स मैक्सवेल से मदद मांगती है ताकि वह एक हेलमेट बना सके जो उसे कारा की मेंटलिटी से जोड़ सके। जैसे ही एलेक्स सुपरगर्ल के दिमाग में एंट्री करती है, वह देखती है कि कारा क्रिप्टन में फंसी हुई है और उसे अपनी पृथ्वी की जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करती है। हालांकि अब तक कारा अपनी असली जिंदगी की सभी चीजें भूल चुकी है, क्योंकि ब्लैक मर्सी ने उसे यकीन दिला दिया है कि यही उसकी असली रियलिटी है। नतीजतन एलेक्स को एक एलियन जासूस समझा जाता है और उसे फैंटम जोन में एग्जाइल्ड कर दिया जाता है। हालांकि एलेक्स को ले जाने से पहले वह अपनी बहन को आखिरी शब्द कहने में सक्सेस होती है और उसे अपनी धरती की जिंदगी याद दिलाने में कामयाब होती है। उस पल में कारा उस झूठी रियलिटी को नकार देती है और सुपरगर्ल बनने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। अपनी फैमिली से अलविदा लेने के बाद ब्लैक मर्सी उसका शरीर छोड़ देती है और कारा अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लौट आती है। अगले हफ्ते अपनी फैमिली को दूसरी बार खोने के बाद सुपरगर्ल D.EO में काम पर लौट आती है और उसे एक एलियन को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, जिसने 2 आर्मर्ड व्हीकल्स पर हमला करके बड़े अमाउंट में सोना चुराया था। अगला हमला कहाँ होगा ये पता लगाने के बाद कारा हमलावर का पीछा करती है और उसे अच्छी तरह से पीटने के बाद उसे भागने देने का फैसला करती है। एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर हैंक और एलेक्स सुपरगर्ल से बात करते हैं ताकि यह समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उन्हें एहसास होता है कि हीरोइन अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। फिर वे जांच शुरू करते हैं और पता करते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समय बाद वे दोनों जांच करते हैं और यह पता करते हैं कि कारा को सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट से इन्फेक्टेड किया गया है। रियल मैटर के उलट रेड क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियों को कोई सेलुलर नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह उनके बिहेवियर को बदलने में सक्षम होता है। इस समय मैक्सवेल ये बताता है
कि यह उसने ही बनाया था ताकि इंसानों को दूसरे एलियन खतरों से बचाया जा सके। हालांकि जब उसे पता चलता है कि जिस सब्सटेंस को उसने बनाया था वह असल में सिर्फ सुपरगर्ल को एक विलन में बदलने का काम करता है, तो साइंटिस्ट एंटीडोट बनाने में मदद करने का प्रस्ताव करता है। रेड क्रिप्टोनाइट के इफेक्ट को पलटने में एबल एक पदार्थ बनाने के बाद साइंटिस्ट यह डिसीजन लेता है कि वह क्रिप्टोनाइट का यूज करके पूरे गैलेक्सी को खत्म कर देगा। फिर क्रिप्टोनाइट का यूज पूरे गैलेक्सी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद सुपरगर्ल अपना क्लोथ्स बदलकर शहर के सेंटर में उड़ती है और बिना दया के नागरिकों पर हमला करना शुरू कर देती है। उसे रोकने के लिए अमेरिकी सेना के सैनिक एकजुट होते हैं ताकि वे जनता की रक्षा कर सकें, लेकिन उनके हथियार एलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तभी एलेक्स अपनी टीम के साथ आती है, लेकिन जैसे ही वह एंटीडोट फायर करने वाली होती है, कारा उसे गिरा देती है और उसका गन दूर फेंक देती है। जब हैंक को एहसास होता है कि सुपरगर्ल अपनी खुद की बहन को खत्म करने वाली है, तो उसके पास अपनी असली पहचान दुनिया को बताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अपनी असल रूप में आकर मार्शियन कारा पर हमला करता है और दोनों के बीच एक मुकाबला शुरू हो जाता है। क्योंकि उसे लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस है, हैंक हीरोइन को हराने में सक्सेस हो जाता है और एलेक्स आखिरकार अपनी बहन पर एंटीडोट फायर करती है। अब जब उसका रहस्य दुनिया के सामने आ गया है, तो हैंक को DOIO एजेंट्स द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वह भागने के बजाय कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना चाहता है। कुछ घंटों बाद सुपरगर्ल उठती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वह रेड क्रिप्टोनाइट के प्रभाव में थी तब उसने कितनी भयानक चीजें की थी। हालांकि एलेक्स उसके पास है और उसे कंसोलेशन देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।